जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बलदेव क्लासेज में। हम लोग स्टैटिक को अध्ययन कर रहे थे, उसी के अंतर्गत ही हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है उसी लेकर हम लोग आ गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने सार्क देशों का अध्ययन कर रहे थे। सार्क देशों के अंतर्गत ही हम मतलब मालदीव को अध्ययन कर चुके हैं, श्रीलंका को पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ जो पाकिस्तान था उसको पढ़ लिया था। तो पाकिस्तान तक मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ। अब उससे आगे की हम लोग क्या है आगे चर्चा करते हैं, जिसमें हम अफ़गानिस्तान के बारे में, नेपाल के बारे में, भूटान के बारे में और बांग्लादेश जो देश रह गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो सार्क देशों में क्योंकि 8 देश होते हैं, उन 8 देशों को हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के संबंध में 1-2 क्वेश्चन और मिस हो गए थे, तो उन्हें आप नोट कर लीजिएगा यहीं पर ही। एक प्रश्न जो था दोस्तों पाकिस्तान का वो रह गया था, जैसे पूछिएगा आपसे पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, और पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो पाकिस्तान का प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो था दोस्तों वो कौन था, तो लियाकत अली। लियाकत अली ये मेंशन कर लेना, पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये वाला। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो पाकिस्तान था उसका प्रथम जो राष्ट्रपति था वो कौन था, इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा। ये दोनों प्रश्न आपके एसएससी वाले एग्जाम में, एनटीपीसी वाले में पूछे गए हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लियाकत अली और इस्कंदर मिर्ज़ा ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ये लियाकत अली वही व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, है ना। जब हम पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, लियाकत अली थे। लेकिन जैसे विभाजन हुआ भारत का और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के ये प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और साथ में इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो पाकिस्तान के संबंध में जो दोस्तों चर्चा किया था, मैंने आपको कल बता दिया था सारी चीज़ों के बारे में। पाकिस्तान का मैं 2-3 उसमें बांटा था, मैं बताया था मैप के अकॉर्डिंग कि इसका भौतिक स्वरूप क्या है, राजनीतिक स्वरूप क्या है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान के संबंध में क्या था, ये बता दिया था मैंने आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे में कम से कम एक टॉपिक हमारा, एक देश जो है या एक से अधिक देश जो है वो ख़त्म होने की मतलब क्या हो जाए चांस रहे, इस हिसाब से क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो रिवीजन आप बार बार उसी वीडियो को देखो, अपना करो, ठीक है। बाकी मैं टेस्ट लगवाऊँ तो टेस्ट में देखना है, देखते हैं कौन विद्यार्थी जो है ना टॉप कर पाते हैं, जिनके मान लीजिए 30 क्वेश्चन होता है, 30 में 30 किन का स्कोर हो रहा है वो हम देखेंगे उसमें, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों। तो आज की जो चर्चा है हमारी वो है अफ़गानिस्तान के ऊपर। हालांकि पाकिस्तान अगर आपने पढ़ लिया है तो पाकिस्तान के जस्ट ऊपर कौन है, अफ़गानिस्तान है। तो ये चर्चा जो है वो कहाँ की होगी, अफ़गानिस्तान की होगी। तो समझो इसको अफ़गानिस्तान वाले में। अब ये आप जानते हो सारी चीज़ें कि अफ़गानिस्तान किधर, अगर हम देखें तो किधर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिएगा, तो हमें भारत से ही आधार मानना पड़ेगा। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना। ये अब इसी भारत से लगा हुआ एक देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से ऊपर लगा हुआ एक देश है, इसका नाम अफ़गानिस्तान है। और दोस्तों यदि बात किया जाए तो यहाँ पे एक देश लगा हुआ है, इसका नाम का ईरान है। हमें तीनों देशों की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझो। तो कंडीशन वही 3 रखनी है। 3 कंडीशन क्या रखनी है, आप पाकिस्तान पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हमें पढ़ना है अफ़गानिस्तान को। तो पहली कंडीशन यही रखनी है कि जो अफ़गानिस्तान है इसके संबंध में, है ना, 2 तरीके से हम अध्ययन करेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि किसी भी देश को हम भौतिक रूप से देख लें, भौतिक रूप से, और एक होता है राजनीतिक रूप से। भौतिक रूप क्या होता है और राजनीतिक क्या होता है, मैंने कल आपको स्पष्ट कराया था। भौतिक हुआ जो प्रकृति ने किस प्रकार से इसको क्या दिया है, उसके संबंध में यदि हम किसी देश के बारे में जान लेते हैं तो उसे कहते हैं भौतिक स्वरूप। जबकि मानव के द्वारा उस देश में कहाँ पर क्या डिवाइडेशन किया गया है, क्या नाम रखे गए हैं, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ राजनीतिक में आ जाती हैं। जनसंख्या किस में आएगी, राजनीतिक में आ जाएगी, ऐसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भौतिक स्वरूप में यदि देखोगे और राजनीतिक स्वरूप में देखो, दोनों तरीके से। उससे पहले एक चर्चा पहले करो कि जो अफ़गानिस्तान था, क्या अफ़गानिस्तान भी कभी किसी का औपनिवेश देश रहा है, यानी गुलाम रहा है। यदि गुलाम रहा है तो यह स्वतंत्र कब हुआ है, उसके संबंध पर चर्चा करते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान था दोस्तों, यह भी ब्रिटेन का गुलाम रहा था, ध्यान रखना है, ब्रिटेन का औपनिवेश था। तो ब्रिटेन ने इसे 1919 में स्वतंत्र किया है, ये कहीं मेंशन कर लेना। यह किससे स्वतंत्र हुआ था, तो ब्रिटेन से हुआ था, ठीक है।
यानी कि जो अफगानिस्तान देश था वह किस देश से स्वतंत्र हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है वह स्वतंत्र हुआ है किससे हुआ, तो ध्यान रखिएगा, तो बता दीजिएगा आप। यानी कि ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इतना कहानी आपकी इसकी ध्यान रखना है। अब भौतिक स्वरूप में हम आता हूँ सीधे सीधे और राजनीतिक स्वरूप में आता हूँ। तो पहले भौतिक स्वरूप की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। भौतिक स्वरूप में यदि देखोगे आप, तो भौतिक स्वरूप में क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था वही कंडीशन यहाँ रहती है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम दोस्तों क्या है, इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। अगर तुमसे मैं आपसे बोलूँ कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देश मतलब किस तरह का देश है, तो कम्प्लीटली पहाड़ी देश है, पहाड़ी देश। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर लगभग 80% क्या है, पहाड़ हैं, है ना, ध्यान रखना है, पहाड़ी देश है अफगानिस्तान। ऐसा देश है, इतिहास गवाह है, यहाँ कभी शांति रही ही नहीं है। आप ये मान लो, यदि हम प्राचीन इतिहास को अपने यहाँ से पढ़ते हैं और वहाँ से तुलना करके देखें, तो ये तब भी भयभीत रहता था ये देश, यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता था। और आज भी अगर हम देखें, यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे आज वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। अब ये तालिबान का शासन जो हुआ है वो तो फिलहाल अभी हुआ है, चूँकि यूएसए जैसे छूट गया है, उसके बाद में क्या हुआ, तालिबान ने अपना यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, इससे पहले अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले इस पर कोशिश किया था वर्चस्व स्थापित करने का रूस के द्वारा। ठीक है, लेकिन रूस भी क्या था, अंतिम समय से छूट के गया था। उसी तरह से फिर वर्चस्व जमाने के लिए कोशिश किया था किसने, यूएसए ने, तो यूएसए भी छूट गया था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 10 साल तक यहाँ पर रसिया रहा, लगभग 10 साल तक यूएसए रहा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। उन लोगों ने भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया था। यहाँ के लोग जो है ना, एकदम अफगान जलेबी हैं। ये लोग क्या है, एकदम तहलका मचाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनके दिमाग में। तो कम्प्लीटली देश कैसा है, ये पहाड़ी देश है। इस आधार पर हम देख सकते हैं भौतिक स्वरूप के हिसाब से कैसा देश हो जाएगा, पहाड़ी देश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, अब पहाड़ी देश है तो अब इसमें आपसे यहाँ पर बात कर सकते हैं, यदि पहाड़ी देश है तो अफगानिस्तान के पास में जो एक पर्वत है, पर्वत वो हिंदुकुश पर्वत को ही हम यहाँ मानेंगे। तो ये हिंदुकुश पर्वत जो है, यदि मैं आपसे बोलूँ हिंदुकुश पर्वत, राइट, हिंदकुश पर्वत, तो ये हिंदुकुश पर्वत है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अवस्थित है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। अब यह हिंदुकुश पर्वत के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है। इस पहाड़ी का नाम है नौशाख पहाड़ी। ठीक है, क्या नाम है, नौशाख। नौशाख पहाड़ी लगभग इस तरह की पड़ जाएगी, ऊपर की तरफ में देखा जाएगा यहाँ पर। अब इसे तुम क्या बोलोगे, अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व की ओर, किधर पड़ रही है, उत्तर पूर्व की ओर। तो आप कह सकते हो अफगानिस्तान की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी दोस्तों क्या हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना, नौशाख, क्या हो जाएगी, नौशाख। ये पेपर की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तुमसे कहे कि अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नौशाख है, भौतिक सूर्य के हिसाब से। दूसरा मैंने बोल दिया है आपको, शुरुआत में बता दिया है कि कंप्लीट ये जो देश है आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट कैसा देश है, पहाड़ी देश है, इसको ध्यान रखना है। शुरुआत में बताया हुआ कि अफगानिस्तान जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन ने इसे सबसे पहले ही स्वतंत्र कर दिया था। ब्रिटेन भी इन्हें झेल नहीं पाए थे यहाँ के लोगों को, यानी कि इंडिया वालों को तो ब्रिटेन वाले 1947 से लेके गए थे, लेकिन अफगानिस्तान वालों को पहले ही छोड़ दिया था कि भाई तुम आराम से रहो, तुम पर तो शासन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो एकदम यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है ना, हमेशा से अशांति इस देश में रही है। मैं आपसे बोलूँ पूरी दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा अशांत देश अगर कोई रहा है तो वह जो देश है दोस्तों, वो कौन सा हो जाता है, तो वो देश जो है ना अफगानिस्तान ही हो जाएगा। तो अफगानिस्तान को हम यहाँ रिलेट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं, ये तो इसका भौतिक स्वरूप हो गया। भौतिक स्वरूप में से एक नौशाख शब्द को ध्यान रखना है, बाकी पहाड़ी में बता दिया है। और ये मैंने कल चर्चा भी किया था, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये हिंदुकुश पर्वत है। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए 2 दर्रे हैं इसी हिंदुकुश पर्वत के। एक दर्रे का नाम खैबर दर्रा है, एक का नाम गोमल दर्रा है, खैबर और गोमल। अगर मैं आपसे बोलूँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान यदि किसी को आना है तो किन दर्रों का प्रयोग किया जाता है, तो खैबर दर्रों का और गोमल दर्रों का प्रयोग करके वो व्यक्ति क्या करता है ना, अब वहीं पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। चाहो तो यहाँ पर हम और एक चीज़ और लगा सकते हैं, इसी में अगर देखना चाहो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है, यहीं पे मेंशन कर लो इसको। हालांकि इसका भाग नहीं है, ये भाग इसी का राजनीतिक वाले का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं का राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो बताइए सीमा रेखा का नाम क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है दोस्तों, उसका नाम क्या हो जाएगा, डूरंड लाइन है। क्या नाम है, डूरंड लाइन, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा है। ये डूरंड रेखा जो है कब खींची गई है, तो 1896 में खींची गई, ध्यान रखना, नहीं 1896 में। ठीक है,
ये रेखाओं का मिलन क्रम से पूछता है, तो बताऊंगा जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद में एक समय पूरी सारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जिस तरह से भारत की सीमा पाकिस्तान से 3 तरह से लगती है, उसी तरह से यदि मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से सीमा लगाता है, तो तरीका कौन सा हो जाएगा, डूरंड लाइन हो जाएगा, डूरंड के द्वारा खींचा गया है। हालांकि पहले ये डूरंड लाइन जो थी वो भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य में थी। अब जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद अब यह डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान के मध्य में और अफ़गानिस्तान के मध्य में क्या है, अभी ड्रॉ है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न ये आता है, क्या भारत के साथ में अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है? तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर ये, तो भारत के साथ में अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, जी लगती है ना, लगती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लगती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था, ये पीओके वाला एरिया है। अब पीओके वाले एरिया पे यदि आप देखोगे, ये पीओके है, ये एलओसी माना जाता है, ये वाला हम इसे अपना भाग मानते हैं, भारत सरकार इसे अपने मेप में दिखाती है और पीओके हमारा है, हम लोग मानते भी हैं। लेकिन अभी इस पर जो अधिकार है वो किसका है, या कब्जा किए हुए है कौन, पाकिस्तान किए हुए है। तो हमारे हिसाब से अफ़गानिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है वो अप्रत्यक्ष लगती है, यानी डायरेक्टली तो पाकिस्तान इसको अपना सीमा लगा रहा है, लेकिन हम दिखाते हैं। या बताइए कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो ध्यान रखना है, भारत की सबसे कम सीमा, भारत की सबसे कम सीमा जो है दोस्तों वो लगती है किससे, अफ़गानिस्तान से लगती है। और कितना लगती है, 106 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की लगती है। ये ध्यान रखना, ये वाली जो रहती है। लेकिन कैसी लगती है, तो आपको बता दें, अप्रत्यक्ष रूप से लगती है, इनडायरेक्टली लगती है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होगा, यानी पीओ के माध्यम से क्या होती है, ये लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दैट क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आप देख लीजिएगा, अभी मैं 3-4 प्रश्न आपको बताए। अफ़गानिस्तान जो देश है वह पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान के साथ अधिक सीमा साझा करता है, हम ये कह सकते हैं। और हिंदुकुश पर्वत जो है, इन दोनों जो देश हैं, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, इन दोनों देशों के बॉर्डर पर है। हालांकि पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो कैसा देश है, तो लगभग पहाड़ी देश है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो नौशाख है। नौशाख जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, तो अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्व की ओर पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, तो ये भौतिक स्वरूप हो गया हमारा अफ़गानिस्तान का। अब दोस्तों इसका राजनीतिक स्वरूप के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीति मतलब मानव ने अपने हिसाब से क्या किया है, नामकरण किया। हालांकि ये भी राजनीतिक में आएगा, कोई बड़ा वो नहीं होता है, ये बता दिया हमने, कोई हो जाएगा। अब दोस्तों राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, 3-4 प्रश्न हमें कॉमन रखने वही वाले, कि जब भी कभी किसी देश की हम लोग बात करते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यही है कि इस देश की राजधानी का नाम क्या है, यानी कैपिटल क्या है, इस देश की मुद्रा का नाम क्या है, इस देश की भाषा का नाम क्या है दोस्तों, इस देश की संसद का नाम क्या है। ये हमें इतने प्रश्न कॉमन रखने हैं। ठीक है, यानी मैं आपसे बोलूँ कि अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों, यानी कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काबुल। और मुद्रा का नाम क्या है, तो अफ़गानी रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ़गानी रुपया। उसी तरह से बात किया है दोस्तों इसकी भाषा की, तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, पश्तो भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्तो भाषा। यानी कि अफ़गानिस्तान की भाषा का नाम क्या है, पश्तो है। और साथ में चाहो तो दूसरी भाषा इसकी फारसी भाषा भी है। क्या है, फारसी भाषा भी है, ये भी हम कर लेंगे। इसकी संसद का नाम दोस्तों क्या है, तो शूरा है। यानी कि अफ़गानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या हो जाएगा, शूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में देखो, अब इनमें जो फैक्चुअल डाटा है और क्या हो सकता है उसको थोड़ा जानिएगा। देखो समझो, मैं आपसे कह रहा हूँ जो काबुल है, काबुल के बारे में फैक्चुअल डाटा दोस्तों क्या हो सकता है, पहले ये समझो। ठीक है, काबुल के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों काबुल के बारे में यदि आप देखोगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, ये दोनों जो है ना कहाँ से आए थे भारत में, तो काबुल से ही ये इंडिया में आए थे। ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, और एक यह जो है कहाँ से आया था, तो काबुल से ही आया था। काबुल को आप लोकेटेड करना चाहो तो ये कर सकते हो, ये काबुल यहाँ होगा। ठीक है, काबुल इस रेड कर लो, ये काबुल है, के लगा दे रहा हूँ, के काबुल हो जाएगा। तो काबुल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, मुद्रा रुपया है, यानी अफ़गानी रुपया है, पश्तो इसकी भाषा है, और फारसी भी क्या इसकी भाषा है। लेकिन शूरा के बारे में एक कथन हमको ध्यान रखना है, जो शूरा जो संसद है, इस संसद का निर्माण किसने किया है, यानी कि अफ़गानिस्तान की जो संसद है इसका निर्माण दोस्तों किया है भारत में। किसने किया, भारत में। तो मैं आपसे बोलूँ
ये बताइए अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शूरा है। शूरा जो संसद है इसका निर्माण किसने किया है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण किया है किसने? तो वो किया है, किसने किया? ध्यान रखिएगा, वो किया भारत के द्वारा। ठीक है, ये कर लेना है दोस्तों। इसके अलावा बात किया है यहाँ पर ही, आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। इसी तरह देखो कर लेना, भारत के संबंध में हम चर्चा करें उसके साथ देख लेना। भारत ने कुछ और भी यहाँ किया है अफगानिस्तान में, तो एक चीज़ किया है, ध्यान रखना है, यानी कि इस संसद के निर्माण के अलावा भारत ने इसमें अफगानिस्तान में और किस चीज़ का निर्माण किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नदी बहती है इस तरफ, मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते रहूँगा आपको, देखो समझो, इस तरफ एक नदी है, हेलमंद नदी है, और इस हेलमंद नदी पर एक यहाँ बांध बनाया गया या बांध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक बांध बनाया भारत ने, और इस बांध का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? सलमा बांध है। क्या बांध है? सलमा। तो सलमा बांध का जो निर्माण है वो किसने किया है या बनाया है? भारत ने बनाया है। या किस नदी पर है? तो हेलमंद नदी पर है, हेलमंद नदी पर। यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, ध्यान रखना है, आपका लेना है। हेलमंद नदी पर कौन सा बांध बनाया भारत ने? सलमा बांध बनाया है। और हेलमंद नदी क्या है? अफगानिस्तान की सबसे, है ना, लंबी नदी। अगर तुमसे पूछे कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो हेलमंद नदी हो जाएगी। तो हेलमंद नदी को आप इसे रिलेट कर लेंगे, इस तरीके से ये बना देंगे। इसी हेलमंद नदी को दोस्तों एक नाम और हम दे सकते हैं, हेलमंद या हीरमंद। एक शब्द हीरमंद भी आता है, हीरमंद। तो हीरमंद को भी आप कर सकते हो, ये एक ही नदी है। ठीक है, इसी नदी पर क्या बनाया गया है? सलमा बांध बनाया गया है। इसके अलावा जो इसकी संसद है यहाँ काबुल है, उसी काबुल में दोस्तों क्या किया गया है? भारत सरकार के द्वारा एक हॉस्पिटल को भी बनवाया गया है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे उस हॉस्पिटल का नाम नहीं आता, बस ध्यान रखना है कि काबुल में जो 3 चीज़ें बनाई हैं भारत ने इस अफगानिस्तान में इन्वेस्ट जो किया है, यानी कि वो क्या किया है? भारत ने एक तो इसकी संसद का निर्माण किया है, भारत ने एक तो यहाँ पर एक बांध बनाया है, इसके अलावा एक हॉस्पिटल का निर्माण भी किया है, हॉस्पिटल का निर्माण भी किया है। जो हॉस्पिटल का निर्माण किया है वो भी कहाँ किया? काबुल में। तो संसद और हॉस्पिटल दोनों कहाँ? काबुल में है। जबकि इसका आसमान बांध जो है वो किस नदी पर है? हेलमंद नदी पर है। हेलमंद या हीरमंद, हीरमंद नदी जो है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। इसे हम इस तरह से रिलेट कर लेंगे। अब ये नदी जो होती है दोस्तों भौतिक रूप में आएगी, किस में आएगी? भौतिक रूप में। तो हम दोनों को ही मिक्स कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है, तो आप उसी हिसाब से करते चले जाओ। ठीक है, आप जब चूँकि हमें लर्न भी करना उसी हिसाब से, तो ये लग जाएगा, तो करते चले जाना। तो भौतिक स्वरूप में 14 से रिलेट कर सकते, बन जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा दोस्तों और क्या विशेष है इसमें वो समझिएगा। इसी काबुल है ना, काबुल, इस काबुल के थोड़ा सा नीचे जैसे तुम आओगे यहाँ पड़ेगा गजनी। क्या पड़ता है दोस्तों? गजनी पड़ेगा। तो मैं यहाँ शब्द दे रहा हूँ गजनी, गजनी। ठीक है, काबुल के थोड़ा नीचे आओगे क्या गजनी पड़ेगा। गजनी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, गजनी से भारत में आक्रमण किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किया था वो कहाँ से किया था? भारत में, तो गजनी से किया था। तो मैं आपसे बोलूँ महमूद गजनबी, महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी ने क्या किया था? भारत पर लगभग अगर तुम देखोगे तो 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो 17 बार आक्रमण किया था, मैं सीधे बात कर रहा हूँ जो हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से। यानी कि इसने अपने 16वें आक्रमण में जो कि लगभग 1025 ईस्वी में क्या किया था? ये आक्रमण हुआ था। यानी महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर 16वां आक्रमण किया गया था 1025 में। इस 1025 में आप देखोगे तो गुजरात में एक जगह है सोमनाथ, यानी कि ये लोग क्या करते थे? ये गजनी है, ये गजनी से कहाँ आया था? गजनी से आया था सोमनाथ में, आया था सोमनाथ में। तो इस सोमनाथ के मंदिर पर क्या किया था? सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया था। कौन से आक्रमण ले गया था? तो 16वें आक्रमण में ले गया था। 16वां आक्रमण, देखो 7 से 16वां, 7 से सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यह आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया था। महमूद गजनबी कहाँ का निवासी था? गजनी का था। कहाँ का था दोस्तों? गजनी का। जबकि मोहम्मद गौरी कहाँ का था? तो मोहम्मद गौरी था काबुल का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? काबुल का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। यानी कि मैं आपसे बोलूँ कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का कौन था? गुलाम था, और साथ में दामाद भी था। दोनों स्थितियाँ उसके पास में थी, क्योंकि उसकी बेटी जो थी उससे शादी हो गई थी। तो ये प्रश्न और बन जाता है। लेकिन अगर हिंदी में बोलूँ आपसे, जो दिल्ली डायनेस्टी थी उसी के अंतर्गत
तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था तब इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था? तो धारणा दिल्ली को बनाया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे मानते हैं? इल्तुतमिश को मानते हैं। लेकिन इन लोगों से लगभग 250 वर्ष या 150 वर्ष समथिंग 150 वर्ष के पहले ये व्यक्ति आया था। इसका नाम क्या था? इस व्यक्ति का नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन अपने 16वें आक्रमण में क्या किया था इसने? जो सबसे बड़ी घटना है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का जो मंदिर था वो कहाँ था? गुजरात में था, इसे ये लूट कर ले गया था। तो ये गजनी हो जाएगा। अब देखो गजनी से दोस्तों अगर तुम देखोगे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो आगे क्या है, गजनी के नीचे यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पड़ेगा कंधार। क्या पड़ेगा? कंधार। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं, पहले मैंने काबुल बता दिया, काबुल हो गया, गजनी हो गया, अब कंधार देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? कंधार। तो कंधार के बारे में देखो, कंधार के बारे में क्या विशेष है दोस्तों? तो कंधार के बारे में विशेष कुछ नहीं है। आपने देखा महाभारत में मामा शकुनी जो थे वो किस जगह से बिलोंग करते थे या कहाँ से वो देखे जाते हैं? तो कंधार से देखे जाते हैं। तो ना मामा शकुनी जो थे, मामा शकुनी है ना, महाभारत में जो मामा शकुनी का किरदार आपने देखा होगा। तो मामा शकुनी कहाँ से बिलोंग करते थे? कंधार से करते थे। तो कंधार को धारा रखना ही हो जाएगा। तो काबुल कंधार इसे कह देंगे। ये सब कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। हालांकि कंधार को अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी भी कहते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ अफगानिस्तान की जो सेकंड राजधानी है वो क्या है? तो कंधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंधार। अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी क्या है? कंधार हो जाएगी। हालांकि कंधार से हमारे हिस्टोरी के लिए यदि हम थोड़ा देखें तो जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं, तो उस महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति आपको देखा हुआ मामा शकुनी। तो मामा शकुनी जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कंधार से ही करते थे। कहाँ से करते थे दोस्तों? कंधार से करते थे। तो इसे हम रिलेट कर देंगे। तो 3 जगह आपको ध्यान रखने हैं, काबुल हो गया, गजनी हो गया और कंधार हो गया। काबुल, गजनी, कंधार। काबुल राजधानी है, काबुल से मोहम्मद गौरी था, काबुल से ही कुतुबुद्दीन ऐबक था। गजनी है, गजनी जो है यहाँ से महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 16वें आक्रमण में क्या किया था? सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। गजनी यहाँ पर है। जब कंधार की बात करते हैं तो कंधार भी इससे जुड़ा हुआ, यहाँ भी पास में आ जाएगा। कंधार यानी कि अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी कहते हैं। और मामा शकुनी जो थे वो कहाँ से थे? कंधार से थे। इस तरह से हम इसे रिलेट कर देंगे और ये यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये हमें अब दोस्तों थोड़ा सा इस तरफ हम थोड़ा जाएंगे। तो यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है बामियान, यानी काबुल से अगर तुम देखो पश्चिम की तरफ थोड़ा सा, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे थोड़ा सा, तो एक जगह पड़ेगी बामियान। बामियां, बामियां, बामियां एक जगह पड़ेगी, बामियां। ये बामियां जगह है, मैं नीचे मेंशन कर दिया बामियां। दोस्तों बामियां की यदि बात करोगे तो बामियां में क्या हुआ है? तो बामियां में तालिबानी आतंकवादियों ने आतंकवादियों ने क्या किया था? महात्मा बुद्ध की, है ना, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी बामियां में। क्या थी? बामियान या बामियां शब्द देते हैं, ये थी सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे 2004 में बम से उड़ा दिया था। बम से उड़ा दिया, बामियां में थी। ठीक है, तो पूछे बामियां में। तुमने एक नाम सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम, सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम। मैं आगे बताऊंगा अभी। रोहिंग्या मुस्लिमों की जो अधिक संख्या है वो म्यांमार के अंतर्गत है। तो दोस्तों म्यांमार में क्या हुआ? म्यांमार में बौद्ध धर्म की अधिकता है। अब धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होती है। अगर किसी देश में कोई भी गलती करता है धर्म के संबंध में, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में थी, और बामियान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2004 में तालिबान आतंकवादियों ने इसे गिरा दिया। ठीक है, ये पहाड़ में एक बनी हुई प्रतिमा थी, सबसे ऊंची प्रतिमा थी पूरी दुनिया की। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? इसका खामियाजा भुगतना किसे पड़ा था? दूसरे देश में, यानी म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनको, क्योंकि ये मुसलमानों के द्वारा इस मूर्ति का तोड़ा गया था। तो अब जहाँ पर मेजोरिटी में लोग थे, जैसे बौद्ध धर्म के लोग अगर मैं बोलूँ म्यांमार में बहुत ज़्यादा थे, तो रोहिंग्या मुस्लिम जो थे 2004 के बाद में तुमने देखा होगा भारत में शरणार्थी रहे, बांग्लादेश में शरणार्थी रहे। तो उसका रीजन जो है ना वो कौन है? ये तालिबानी आतंकवादी ही तो थे, इनके द्वारा ही तो ये सारा कुछ घटना की गई थी, जिसका जो असर था वो कहाँ देखने को मिला था?
भारत में भी देखने को मिला था और साथ में म्यांमार में भी देखने को मिला था। यह घटना 2004 की है, इसे बम से उड़ा दिया गया था। तो इतनी घटना को करना है, इसके बारे में ध्यान रखना है अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें तो और विशेष इसमें और क्या हो सकता है तो और समझिएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 देश बनाने की कोशिश किया था, तो अभी फिर और दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखो एक शब्दावली प्रयोग की जाती है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, उसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये आपने लिख लिया होगा मुझे लगता है। देखो गोल्डन ट्रायंगल एक शब्दावली प्रयोग की जाती है। ये जो देश है ये तो मतलब पाकिस्तान हो गया, यहाँ ये अफगानिस्तान है, और यहाँ जुड़ा हुआ ये क्या है, ईरान है, इसे बोलेंगे ईरान, ठीक है। एक शब्दावली प्रयोग करता हूँ मैं आपके सामने, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। ये है यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज में कितने देश आते हैं, तो 3 देश आएंगे। कितने देश आएंगे दोस्तों, 3 देश आएंगे। तीनों देश आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक देश तो क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, एक देश कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, एक देश हो जाएगा पाकिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या है, तो दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल मतलब है अफीम उत्पादक देश। जैसे मैं आपसे बोलूँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम जो होती है जिसे हेरोइन बोलते हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी गोल्ड से भी ज़्यादा कीमत है, इसलिए इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो वही शब्द यहाँ प्रयोग करते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं। 3 देश कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और कौन सा आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, ईरान आ जाएगा। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब क्या है, तो अफीम उत्पादक देश, अफीम उत्पादक देश। तो अफीम उत्पादक देश जो है वही किस में आते हैं, वो आते हैं गोल्डन ट्रायंगल में। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको रिलेट कर देंगे, ऐसे हमें ये याद कर लिया जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल आपको ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक ही कर लेंगे, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल ही हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब तुमने देखा भी होगा जैसे भारत में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे अफीम जो होती है, अफीम जैसे हमारा पंजाब राज्य जो है, भारत का पंजाब राज्य अफीम से सबसे ज़्यादा ग्रसित मतलब राज्य है। उसका रीजन क्या है कि पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो ये लोग क्या करते हैं, इधर से अफीम की खेती ज़्यादा होती है। अफीम या हेरोइन जो होती है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, अफीम जो है आती रहती है। और वहाँ के जो युवा हैं वो इसकी बड़ी मात्रा में चपेट में आ गए हैं, और लगातार क्या है यहाँ पर नशा बढ़ता चला जा रहा है। तो वही है, ये मतलब रहता है। मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। कहा जाता है कि यदि आप शराब का नशा करते हैं, यदि आप किसी से प्रेम का नशा, जैसे आपको प्रेम हो जाता है, तो कहा जाता है प्रेम भी अंधा है ना। ये आपने नाम सुना होगा कि प्यार अंधा होता है। अब जो अगर कोई व्यक्ति प्यार में पड़ जाता है तो उसके बचने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो प्यार में जब उसे लात पड़ती है तो वापस आएगा, फिर दोबारा से संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति लिगर ड्रिंकिंग करता है, लिगर शराब वगैरह प्रयोग करता है, अगर उसे थोड़ा सा क्या किया जाए, एडिक्शन लगा हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा प्रयास किया जाए तो वो व्यक्ति वापस आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चरस गांजा, मेरा तात्पर्य यह है कहने का कि सूखा नशा करता है, तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी कंप्लीट ख़त्म होने वाली है। इस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति एक बार इसमें चला गया, इस वाले सूखे नशे वाली स्थिति में, तो उसकी ज़िंदगी जो है एकदम ख़त्म हो जाएगी। वो वापस मुश्किल ही आएगा, नामुमकिन ही आएगा, ठीक है। 99% है कि नहीं आएगा, 1% चांस है कि वो वापस आएगा। क्योंकि हमारी ये बॉडी होती है, अगर एक बार सूखे नशे का यदि अगर वो उसे हैबिचुअल हो जाती है तो उसे चाहिए ही चाहिए, बॉडी आपको हमेशा मांगेगी उसकी, ठीक है। ये हो जाता है। तो ये सूखा नशा बहुत ख़तरनाक है। तो कोशिश ये करना है, अगर आपके अंदर कोई भी, पहले तो बचना है, अपना पहले फ्यूचर देखो, सही तरीके से देखना है हमें कि हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन भाई तभी यदि आपकी संगति ऐसी है और तुम पढ़ भी जाते हो, तो कोशिश ये करनी है कि कभी अफीम या जो चरस गांजा है, ये सूखा जो नशा है, इसके चक्कर में कभी न पड़े। अगर पड़ गए तो इसका रास्ता जाने का तो है, वापस आने का नहीं है। अगर फंस गए तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ से इनसे बचना है, ऐसी संगति से बहुत ज़्यादा बचना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो देश है, मैंने आपसे शुरुआत में बोला है कि अफ़गानिस्तान जो है दोस्तों, वो कभी भी शांत देश रहा ही नहीं है, अशांत रहा है। तो एक रीजन इसका जो है ना दोस्तों, यहाँ पर बड़े पैमाने में, पूरी दुनिया में सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन है वो कौन सा देश करता है, अफ़गानिस्तान करता है। हालांकि ईरान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो अफ़गानिस्तान करता है। तो जहाँ पर
इसकी पैदावार हो रही है, तो वहाँ के युवा या वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो थोड़ा बहुत तो इसका प्रयोग करते ही होंगे। और ये सूखा नशा है, और एक बार लत लग जाती है तो इसमें भाई खुद नहीं पता होता है कि लोग कर क्या रहा है। ठीक है, इसलिए अशांति का एक रीज़न इसका ये भी है कि अगर इस देश से अफ़ीम जो कृषि होती है अगर उसे बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10-20 साल में क्या हो जाए, ये जो देश है वो शांति की ओर आ सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था लगभग किस पर निर्भर करती है, इसी अफ़ीम के उत्पादन पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अफ़ीम की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है ना, गोल्डन से भी ज़्यादा, यानी गोल्ड जो है उससे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया है। अब इसके अलावा दोस्तों अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा है। जैसे पूछता है अफ़गानिस्तान का मतलब राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो उनको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ स्लाइड पर, और वो चीज़ें क्या है एक बार बस एक रीडिंग कर लेना, देख लेना आपको। ठीक है, अच्छी तरीके से तो आप करिएगा, देखो उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4-5 प्रश्न और हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या है देखो, अगर आप देखोगे थोड़ा सा 4-5 प्रश्नों के बारे में, इनके बारे में इनको समझिएगा। पहला प्रश्न देखो ये है, मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो जानकारी है अफगानिस्तान के संबंध में वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, देखो पहली जानकारी तो ये है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सिनोलियोपोड है। क्या है, सिनोलियोपोड। ठीक है, जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। जबकि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, तो अफगान पाइन है। क्या हो जाएगा, अफगान पाइन हो जाएगा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय जो मतलब वृक्ष है वो। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो गोल्डन ईगल है। क्या हो जाएगा, गोल्डन ईगल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, तो ट्यूलिप है। क्या हो जाएगा, ट्यूलिप, ट्यूलिप। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गीत, देखो ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, IMP लिख देना। ठीक है, मतलब ये सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने पेपरों में देखा है, PYQ जैसे हम लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो राष्ट्रीय स्तर के किसी भी देश का अगर पूछ रहा है, भारत के पड़ोसी देशों के हिसाब से, तो उसमें खेल से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। जैसे म्यांमार के खेल का नाम क्या है, नेपाल के खेल का नाम क्या है, श्रीलंका के खेल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ पूछी गई है। तो थोड़ा सा क्या उस हिसाब से आपको ध्यान खेल को, तो मैं कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या बुजकाशी है। अब ये बुजकाशी जो दोस्तों खेल है, ये क्या होता है, तो बकरी पकड़ना होता है। मतलब बुजकाशी कुछ नहीं होता है, घोड़े पर लोग बैठ करके, घोड़ेसवार कई सारे घोड़े होते हैं, एक बकरी को छोड़ दिया जाता है, बकरी जो वो है दौड़ती है, ये लोग क्या करते हैं उसे पकड़ते हैं, जो पकड़ लेगा उसे बकरी को वो जीती जाएगा, इसी को बोलते हैं बुजकाशी। इसी का नाम क्या है, बुजकाशी हो जाएगा। जबकि बात किया जाए दोस्तों अफगानिस्तान के फल, राष्ट्रीय फल की, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना मिल जाएगा, पोमोग्रेनेट। दोस्तों यदि बात किया जाए अफगानिस्तान के बारे में और क्या है, तो एक प्रश्न और कर लेना, अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं, अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं, तो ध्यान रखना 34 प्रांत हैं। इसमें कितने प्रांत हैं, 34 प्रांत, यानी कितने स्टेट हैं। जैसे मैंने बोला था आपसे कि पाकिस्तान में कितने स्टेट थे, 8 स्टेट से, श्रीलंका में कितने स्टेट से, 9 स्टेट से, जबकि इसमें अफगानिस्तान में कितने हैं, तो 34 हैं। भारत में कितने स्टेट हैं, ध्यान रखना 28 हैं, और एक मतलब 8 क्या है, यूटी हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ये अफगानिस्तान के संबंध में हमारी चर्चा हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा देश है वो है नेपाल। नेपाल के बाद हम भूटान, भूटान के बाद हम बांग्लादेश। हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में सारा कुछ ये लेक्चर हम पूरा कंप्लीट कर लें इसको। ठीक है, तो देखो, तो नेक्स्ट हमारा जो देश हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नेपाल के बारे में। तो नेपाल देखिएगा, आई होप ये स्पष्ट हो गया हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो चर्चा है वो किस पर है, नेपाल पर है। देखो, तो सबसे पहले वही हमें करना है कि नेपाल किस तरफ है। तो आपको देखो भारत का अगर मैप देखोगे तो मैं सीधे नेपाल जहाँ अवस्थित है उसी को बना लेना। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर भारत बना दे रखिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ, यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं ये देख लो, ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंप्लीट तुम देख लो, इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत का मैप। 7 सिस्टर जो भारत के रहते हैं, यानी 7 पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, इन मतलब देश जो हम लोग ये 3 देश अभी रह गए हमें स्टडी करने के लिए, उन्हें लोकेटेड कर सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों समझते हैं, देखो समझो क्या है। तुम देखोगे यहाँ पर
तो इसको मैं लोकेशन को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये जो देश है, इस देश का नाम दोस्तों नेपाल है। जबकि यह जो देश है, मैं हालांकि शुरुआत में ही बता चुका हूँ, जब मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे रहा था लेक्चर का तभी, इसका नाम भूटान है। जबकि दोस्तों बात किया जाए इस देश का जो नाम है, इस देश का नाम क्या हो जाएगा, बांग्लादेश है। तो अभी सार्क देश में हमारे 3 देश बचे हुए हैं, हमें इन्हीं 3 देशों को अध्ययन करना है, हमें देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अभी जो हम अध्ययन करते हैं किसका होता है, नेपाल का करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे, नेपाल का अध्ययन करने वाले हैं, राइट, नेपाल। तो दोस्तों नेपाल के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, क्या नेपाल के बारे में विशेष रहेगा, ठीक है जी। पहला प्रश्न तो ये है, क्या नेपाल कभी किसी का गुलाम रहा है? तो मैं आपसे कहूँगा कि नेपाल कभी भी गुलाम नहीं था किसी का, है ना। अगर बोला जाए कि दुनिया में वह देश जो कभी गुलाम नहीं रहा है किसी देश का, तो वह देश है नेपाल। गुलाम न रहने का रीज़न क्या है, क्या इसके पास पावर थी ज़्यादा, क्या यहाँ के शासक बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के मतलब थे, सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, बढ़िया काम करते थे? ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल में कंप्लीट पहाड़ बड़ा हुआ है, जैसे अफगानिस्तान पहाड़ी इलाका है पूरा, उसी तरह से अफगानिस्तान तो एक बार को क्या है, जीवन थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन दोस्तों अब नेपाल में तो बहुत ज़्यादा जीवन क्या है, बहुत ज़्यादा जीवन एकदम आप ये कह सकते हो बहुत भयावह स्थिति में रहता है ना। कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कुछ है, मतलब रहने तक के लिए जगह नहीं है, इतने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर, ठीक है, ये हो जाता है। तो पूरा जो नेपाल है वो पहाड़ी है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इसे गुलाम बनाए तो कुछ प्राप्त कर ले। तो ये पहले से गरीब देश है, हम कह सकते हैं। इसके गुलाम न होने का रीज़न क्या था, गरीब देश प्लस या पहाड़ी देश होना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ये गुलाम बनाया जाए, कोई व्यक्ति इसे गुलाम बनाए तो उसे कुछ प्रॉफिट हो, इसलिए कभी गुलाम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के शासक जो था बहुत उच्च कोटि का था और वो उसकी सुरक्षा के लिए लगा रहता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस क्या था कि यह प्राकृतिक रूप से इसे प्रकृति ने जो है ना पहाड़ों में मतलब क्या कर दिया है, इसे समाहित करके रखा हुआ है। और पहाड़ों में लोग क्या करने जाएंगे, मरने थोड़ी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर लोकल जो लोग होते हैं वो पहाड़ों पर लोकल लोग ही सर्वाइव कर सकते हैं। कोई अगर मैदानी भाग से व्यक्ति जाता है तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है ना, वो उसे तकलीफ होगी यहाँ की उसकी बॉडी को एडजस्ट करने में यहाँ पर। तो वही स्थिति यहाँ पर है। तो क्या हुआ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नेपाल है वो कभी किसी का गुलाम रहा है, तो कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहा है। नेपाल कैसा देश है, एक गरीब देश है, ठीक है, ध्यान रखना। नेपाल जो है, यह जो देश है धार्मिक रूप से कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है कि धार्मिक देश है। दोस्तों यह धर्मनिरपेक्ष देश है ना। जिस तरह से भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यानी भारत जो है में भारत का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में सभी धर्म के लोग निवास करेंगे। वैसे ही अभी हाल ही में क्या किया है, नेपाल ने भी ऐसा ही अपने यहाँ पर कर रखा है। यानी कि शुरुआत में ये क्या था, हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर किस समुदाय की संख्या अधिक है, हिंदुओं की संख्या अधिक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2015 से पहले क्या था, 2015 से पहले हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अभी वर्तमान में कैसा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि इसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन इसमें भी सभी धर्म के लोग निवास कर सकते, ऐसा हो जाता है। अब जब मैं ऐसी चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसका मतलब ये होगा जो नेपाल है, नेपाल का जो संविधान है वो 2015 में बनकर तैयार हुआ है और लागू भी हुआ है। तो प्रश्न ये आता है कि दुनिया का वह देश जिसका सबसे नवीनतम संविधान है, तो सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है, वो नेपाल का है। क्योंकि नेपाल ने क्या किया है, अपने संविधान को 2015 में लागू किया है। इसका संविधान 2015 में ही बना है और लागू भी इन्होंने 2015 में किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ है, 2015 में लागू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान लागू करने वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल जो है कंपेरेटली किसी का गुलाम कभी रहा नहीं है, ये गरीब देश है। और देखोगे तो ये पहाड़ों पर स्थित है ना, पहाड़ों पर स्थित है, ये भी देश हम देख सकते हैं। और हिंदुओं की यहाँ अधिकता है, 2015 में यह धर्मनिरपेक्ष हो गया है। हालांकि उससे पहले यह कैसा था, तो हिंदू राष्ट्र था, कैसा देश था, ये हिंदू था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात यह है नेपाल के बारे में, तो नेपाल के बारे में और विशेष क्या है, देखो नेपाल जो है यह समुद्र से सीमा नहीं लगाता है। अगर कोई देश समुद्र से सीमा नहीं लगाता है, बाउंड्री साझा नहीं करता है, तो उस देश को बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री, यानी स्थलबद्ध देश कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो नेपाल है दोस्तों वो कैसा देश है, स्थलबद्ध देश भी है। कैसा देश है, स्थलबद्ध देश है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे बोलेंगे लैंड
लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, ये हो जाएगा। स्थलबद्ध देश है। तो स्थलबद्ध देश आप देख सकते हो, स्थलबद्ध देश का मतलब क्या हुआ, यह किन दो देशों के मध्य में अवस्थित है, किन देशों के मध्य में इसका मतलब सीमा बनना है। तो ऊपर की तरफ कौन पड़ता है, तिब्बत, और तिब्बत का मतलब क्या होता है, तिब्बत का मतलब चाइना, ऊपर चाइना पड़ जाएगा। और नीचे कौन है दोस्तों, नीचे भारत है। तो भारत और तिब्बत के मध्य में स्थित है। हालांकि नेपाल जो है वो भारत के 3 ओर से घिरा हुआ है, और एक ओर से ये किससे घिरा हुआ है, तिब्बत यानी चाइना से घिरा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ आप देख भी सकते हो कि इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, ये बताऊंगा मैं आपको। और एक तरफ क्या है, एक तरफ जो है दोस्तों वो तिब्बत यानी चाइना है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ स्थलबद्ध देश है। अब स्थलबद्ध देश, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश तो कजाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी दो बड़े देशों के मध्य में एक छोटा देश स्थलबद्ध हो जाता है, यानी कि उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो ऐसे देश को लैंडलॉक तो कहते ही हैं। लेकिन इसके अलावा एक नाम और दिया जाता है, बफर कंट्री, एक नाम आता है बफर कंट्री। तो ध्यान रखना है, ये स्थलबद्ध है, इसके साथ साथ ये कैसा देश है, बफर कंट्री भी है। कैसा कंट्री है, बफर कंट्री। आपको ध्यान रखना है कि ये देश कैसा है, बफर कंट्री भी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेपाल क्या बफर कंट्री भी है, तो जी हाँ, बफर कंट्री भी है और लैंडलॉक दोनों है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि जब कभी दो बड़े देशों के मध्य में एक छोटा देश आ जाता है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, तो उसे कहते हैं बफर कंट्री। और साथ में इसे हम लैंडलॉक या स्थलबद्ध देश भी कह सकते हैं। ये स्थिति यहाँ बन के आ जाएगी, तो वही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नेपाल के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों और क्या विशेष यहाँ बन सकता है, तो दोस्तों समझिएगा और क्या है, नेपाल के बारे में अगर तुम देखोगे तो नेपाल जो है वो भारत से 3 ओर से घिरा है, भारत से 3 ओर से, 3 ओर से घिरा है, 3 ओर से घिरा है, ठीक है, 3 ओर से घिरा है। यदि नेपाल भारत से 3 ओर से घिरा है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के कितने राज्य हैं जो इसे घिरे हुए हैं, ठीक है। तो भारत के लगभग 5 राज्य हैं। अभी मैं काउंट करके देख रहा हूँ कितने बैठेंगे, तो 5 राज्य जो हैं वो घिरे हुए हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो इस तरफ जो है उत्तराखंड मतलब इसे सीमा लगाता है, और यहाँ पर जो है यूपी सीमा लगाता है, और इस तरफ देखेंगे तो बिहार सीमा लगाता है, और यहाँ देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सीमा लगाता है। और ये जो देश आपको दिख रहा, ये जो राज्य दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सिक्किम है। क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो 5 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं, 5 राज्य सीमा लगाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से थे मैं आपको बता भी दिया, दोबारा चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हो 5 राज्यों को। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, और एक अगर मैं बात करूँ आपसे तो पश्चिमी बंगाल है यानी वेस्ट बंगाल है, और ये क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम। ये 5 जो राज्य हैं वो नेपाल से सीमा लगाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा भारत के हिसाब से। अब प्रश्न वही आता है, यदि नेपाल से सीमा लगाते हैं, नेपाल से सीमा लगाते हैं, तो आपको ये बताना है भारत की मतलब भारत की सीमा या नेपाल की सीमा भारत के साथ में कितना किलोमीटर की लगती है, बताइएगा, है ना। नेपाल की सीमा भारत के साथ में कितना किलोमीटर की लगती है, या कितना किलोमीटर ये सीमा साझा करता है, तो ये सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। कितना करता है, 1751 किलोमीटर। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो समझो। हमने इससे पहले पाकिस्तान की सीमा के बारे में चर्चा किया था। पाकिस्तान की सीमा कितना साझा होती है, तो मैं बताया था आपको, यानी कि 2333 किलोमीटर सीमा साझा करता है पाकिस्तान। जबकि सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर अप्रत्यक्ष रूप से करता है। पीओके में ये पड़ता है, इसलिए ये हमारा अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ कह रहे हैं। ये कितना सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर करता है। ये 1751 किलोमीटर जो है वो कितने राज्यों में है, 5 राज्यों में। 5 राज्य में आपको लिखवा दिए हैं, तो 5 आप देख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से हम ये बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप स्पष्ट हुआ होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब वही हमें कंडीशन रखनी है आगे चल करके, क्या रखनी है, हम सभी लोग जानते हैं, वैसे वो 4 शब्दावली हम लोग प्रयोग करते हैं ना, 4 शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगर तुम देखो थोड़ा सा, एक शब्दावली तो वही है कि इस देश की राजधानी का नाम क्या है, इस देश की मुद्रा का नाम क्या है, और इस देश की संसद का नाम क्या है। ये चारों शब्दावली आपको दोबारा से क्या करना है, दोबारा से ध्यान रखना है। तो एक बार ध्यान रखिए, करो, ठीक है। नीचे कर देना, ठीक है, नीचे बना देना, देखो ऊपर जगह भी कम है, नीचे कर देना। देखो अगर हम लोग बात करें नेपाल की, तो नेपाल की अगर 4 शब्दावली हमें प्रयोग करनी होती है, तो नेपाल की कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल मतलब क्या होगा, राजधानी, राइट। नेपाल की
जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, नेपाल की भाषा का नाम क्या है, और नेपाल की संसद का नाम क्या है, हमें ये और देख लेना है ब्रीफ में, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोस्तों देखो समझो, नेपाल की राजधानी आपको सबको पता है कि काठमांडू है। क्या है, काठमांडू, काठमांडू इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, तो इसकी मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है, नेपाली रुपया, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी भाषा का नाम दोस्तों क्या है, नेपाली है, नेपाली भाषा है। और इसकी संसद का नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की संसद का नाम क्या हो जाएगा, पंचायत, ठीक है, नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल के संबंध में फैक्चुअल डाटा जो रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें समझने वाली बात है वो क्या है, ये जो काठमांडू है, ठीक है, काठमांडू से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको कर लेना है। काठमांडू एक तो राजधानी हो गई। काठमांडू जो है, यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है, तो आपको पता है सार्क का जो हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है, तो काठमांडू में ही है। काठमांडू जो है, काठमांडू नेपाल में कहाँ लोकेटेड करें हम लोग, तो काठमांडू नेपाल में अगर देखो तो काठमांडू देखो यहाँ पड़ेगा, ठीक है, यानी नेपाल के पश्चिम में पड़ रहा है, ये पूर्व में पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, तो लगभग पूर्व की तरफ पड़ रहा है ज़्यादा। और मैं ये भी कह सकता हूँ मध्य में, लगभग मध्य में पड़ रहा है। तो हम ये यहाँ पर लोकेटेड कर सकते हैं कि काठमांडू कहाँ अवस्थित है, तो मध्य हिमालय पर, मध्य हिमालय पर। यही पेपर में पूछा जाता है कि जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वो किस हिमालय पर अवस्थित है, मध्य हिमालय पर। काठमांडू जो है, काठमांडू जो है नेपाल में किस तरफ ज़्यादा दिख रही है हमको, पूर्व की तरफ ज़्यादा दिख रही है, हालांकि मैं मध्य में लिखा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो जो काठमांडू है, इस काठमांडू में क्या है, तो ध्यान रखना है, काठमांडू में एक मंदिर है, पशुपति का मंदिर। पशुपति, अगर तुमसे पूछे पशुपति का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो पशुपति का मंदिर दोस्तों कहाँ पड़ेगा, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ेगा। हालांकि तिरुपति का मंदिर कहाँ है, तो तिरुपति का मंदिर वर्तमान में भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में है। और तिरुपति के लड्डू को लेकर के भी चर्चा चली रही है कि तिरुपति के लड्डू में है ना वेज या नॉन वेज, तो नॉन वेज उसमें मिला करके क्या करते हैं, उसे मतलब प्रसाद के रूप में दिया जाता था, जिससे जितने भी भक्त थे उनकी आस्थाओं को क्या किया, खंडित किया गया है। जिसके अभी तुमने देखा बहुत सारा क्या चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है, ठीक है, लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, सारा चीज़ चल रहा है उसमें। लेकिन तिरुपति, ये मैं बोलूँ पशुपति, और मैं अभी शब्दावली प्रयोग कर रहा हूँ तिरुपति, तिरुपति। तो तिरुपति का जो मंदिर, बालाजी का मंदिर है, वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, यानी भारत में। जबकि पशुपति का मंदिर कहाँ पड़ेगा, काठमांडू में। कहाँ पड़ जाएगा, काठमांडू में। तो काठमांडू जो है वो किसकी राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू हो जाएगा। जबकि नेपाल की मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है, नेपाल की भाषा का नाम नेपाली है, और संसद का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। ये चारों शब्दावली हम क्या करते हैं, हर देश के साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा ये प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम इसको साथ साथ कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये स्पष्ट हुआ होगा, आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं हो रही होगी। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए नेपाल में, यदि बात करें तो नेपाल जो है ना, नेपाल में कुछ हम जगह देख लेते हैं। नेपाल में कितने प्रांत हैं, टोटल प्रांत बताओ कितने हैं। तो दोस्तों नेपाल में जो प्रांतों की संख्या है, यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ प्रांतों की संख्या, तो नेपाल में 7 प्रांत हैं। मतलब कितने स्टेट हैं इसमें, 7 स्टेट है। हमारे एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं, विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस देश में कितने प्रांत पड़ते हैं। तो प्रांत इसलिए साथ साथ करवा रहे हैं क्योंकि ये पेपर में कई प्रश्न देखने को मिले हुए हैं। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा इसके PYQ, तब वहाँ देखना बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब यह है प्रांतों की संख्या इसमें कितनी है, 7 है। जैसे मैं बोलूँ श्रीलंका में कितने प्रांत हैं, 9। पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं, 8। अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं, 34। भारत में कितने प्रांत हैं, 28। तो उसी तरीके से क्या है, हम देख सकते हैं नेपाल में कितने प्रांत हो जाएंगे दोस्तों, 7 प्रांत हो जाएंगे, ठीक है। अब इन 7 प्रांतों में कुछ जगह हैं जो हमारे लिए प्रसिद्ध हैं। देखो ये तो मैंने काठमांडू बताया, वो काठमांडू है। अब काठमांडू के जस्ट नीचे तुम थोड़ा सा जाओगे यहाँ पर, तो पड़ेगा जनकपुर। क्या पड़ेगा, जनकपुर। जनकपुर नाम तो सुना ही होगा, जनकपुर। सीता जी कहाँ की थी, इसी जनकपुर की थी। अभी हाल ही में 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो मतलब जनकपुर से, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ कहाँ आए थे, अयोध्या में आए थे, आपने देखा होगा, न्यूज में सुना भी होगा। तो जनकपुर जो है वो कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और नेपाल में पड़ता है, इसका मतलब क्या है, लगभग बिहार के पास में, ये थोड़ा सा क्या है, नज़दीक पड़ जाता है। ये नीचे बिहार है, तो बिहार के जस्ट ऊपर क्या जनकपुर है। तो जनकपुर के ही कौन थी, सीता जी थी। कौन थी, सीता मैया थी।
ठीक है, कौन थी सीता। हालांकि सीता मैया मिली कहाँ थी, तो भारत के भूभाग में मिली थी। भारत के भूभाग में आपने देखा होगा सीता जो शब्द है ना, सीता शब्द, सीता शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों तुमने कहानी सुनी होगी कि सीता मैया जो है राजा जनक मतलब खेत में जैसे हल वगैरह चलता है हल, तो हल की जो कयारी है उसे कर रहे थे, उस कयारी में मटका धरती की ज़मीन से मिला था और उसी ज़मीन में क्या सीता मैया मिली थी, हमको ऐसा बताया जाता है या हमने ये कथाएं सुनी हुई है। तो सीता जो शब्द है इसका अर्थ होता है हल की कयारी, जो हल होता है ना, हल चलता है तो उससे जो जो कयारी बन जाती है उसी को हम बोलते हैं सीता। हालांकि सीता मैया कहाँ की थी तो जनकपुर की थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बात करते हैं, तो इसी जनकपुर से एक चीज़ ध्यान रखना है, राजा जनक जो थे, राजा जनक इसी जनकपुरी के राजा थे। इन्होंने सीता स्वयंवर जो कराया था वो इसी जनकपुरी में कराया था। तो आपको पता होना चाहिए ये यूपी है, तो यूपी का अयोध्या ये है, अयोध्या से राम जी जहाँ पहुँचे थे इसी में स्वयंवर में, ठीक है, ध्यान रखना है। और वहाँ से फिर सीता जी कहाँ आई थी, अयोध्या में आ गई थी, ये हम कर लेंगे। प्रश्न देखो ये बनता है, ये जनकपुर है, जनकपुर के नीचे जहाँ पर दोस्तों एक जगह है जयनगर, ये शब्द अब ले रहा हूँ, जयनगर एक जगह है, जयनगर एक जगह क्या है, जयनगर जगह है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल से थोड़ा सा नीचे हम देखेंगे तो क्या मिल जाएगी, एक जगह मिलेगी आपको जयनगर। और जयनगर के संबंध में दोस्तों एक बात चलती है, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें, जयनगर वर्तमान में एक जिला है मधुबनी, मधुबनी पाकिस्तान यानी कि इसका बिहार में जिला पड़ जाएगा मधुबनी, मधुबनी, ठीक है। तो जयनगर से लेकर के यानी कि जनकपुर से जयनगर यानी मधुबनी तक भारत और नेपाल के मध्य में ट्रेन चलती है एक, उस ट्रेन का नाम नहीं है कुछ, बस एक ट्रेन चलती है। बस धारा पूछता है क्या नेपाल और भारत के मध्य में कोई ट्रेन चलती है, कोई ट्रेन रूट है, तो है एक रूट है ट्रेन का। कौन सा रूट है ध्यान रखना, तो जनकपुर से जयनगर के लिए, यानी कि जो मधुबनी जिला है, मधुबनी, तो मधुबनी जिला में जगह पड़ती है जयनगर। तो हम कह सकते हैं ये ऊपर अगर आप देखोगे जनकपुर हो गया और नीचे जयनगर हो गया, ये भी ज से स्टार्ट है, ये भी ज से स्टार्ट है, ठीक है, जे दोनों है। तो इन दोनों के मध्य में ट्रेन चलती है, ठीक है। पूछेगा भारत के किन दो मतलब नेपाल और भारत में किन दो जगहों के मध्य में ट्रेन जुड़ा हुआ है, ट्रेन का रास्ता है, तो जनकपुर और जयनगर के मध्य में। जयनगर कहाँ पड़ता है, मधुबनी में। और तुमने सुना होगा मधुबनी की जो पेंटिंग है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मधुबनी की पेंटिंग, ठीक है। और मधुबनी कहाँ की है, तो मधुबनी बिहार की पेंटिंग, ये ध्यान रखना। और मधुबनी जिला भी है बिहार में, तो वहीं पर जयनगर हो जाएगा। तो ये कहानी आपको ध्यान रखना, इसके हिसाब से हो जाएगी। अब देखो इसी जयनगर के थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक जगह पड़ेगी इधर, इसे बोलेंगे विराटनगर, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, विराटनगर कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि मैं बोलूँ कि जनकपुर से किस तरफ, पूरब की ओर, ठीक पूरब की ओर एक जगह पड़ेगी, ध्यान रखना क्या पड़ेगी, विराटनगर। जगह का नाम क्या है, विराटनगर जगह है, ये पड़ेगी जनकपुर से थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा। तो दोस्तों समझो यहाँ पर विराटनगर क्या है। विराटनगर को अगर मैं आपसे बोलूँ तो जो नेपाल है ना, नेपाल में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, मैं बोलूँ आपसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं नेपाल में किस जगह जाना पसंद करते हैं, विराटनगर में। विराटनगर काफ़ी प्रसिद्ध रहता है, हम कह सकते हैं, या किसके लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल की वह जगह जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी जगह हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी कौन सी, विराटनगर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विराटनगर। तो विराटनगर जो है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी, तो वो है पर्यटन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है, विराटनगर, ठीक है। इसलिए कहा जाता है इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ नेपाल के नाम से जानते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ नेपाल किसे कहते हैं, तो विराटनगर को कहते हैं, ठीक है। जो जगह मतलब टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध होती है उसे मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ नेपाल किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाएगा दोस्तों, विराटनगर को कहा जाएगा। तो मैंने देखो 3 जगह का आपको कराई, ये ऊपर काठमांडू है, नीचे जनकपुर है, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विराटनगर। ये तीनों जगह आपको ध्यान रखनी है। हालांकि काठमांडू जो है वो मध्य हिमालय पर अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य हिमालय पर, और ये तो नीचे की तरफ आ ही रही है, यानी कि ये लोग तो शिवालिक हिमालय पर अवस्थित है। कौन सा, जनकपुर और विराटनगर जो रहते हैं वो कहाँ पर है, शिवालिक हिमालय पर, ठीक है। लघु हिमालय के नीचे कौन आएगा, शिवालिक, क्योंकि ये लगभग तराई क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत से सीमा लगे हुए हैं, इसलिए ये यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो और क्या ऐसे नेपाल के अंतर्गत मिल सकता है आपको, तो और अगर आप देखोगे तो नेपाल में और विशेष क्या है ना। अब वो डाटा है फैक्चुअल डाटा, तो फैक्चुअल डाटा को क्या करता हूँ,
इसे लिख दे रहा हूँ पहले स्लाइड पर, फिर आपको एक बार देख लेना अच्छी तरीके से, वो कर लेना है, ठीक है। तो आप वो कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है नेपाल में वो इतना ही है, और इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। देखिएगा दोस्तों, जो फैक्चुअल डाटा है वो कुछ मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया पहले से, उसे और देख लीजिएगा। अब देखो, यदि हम देखें तो जो नेपाल है ना, नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, पशु वो क्या है, गाय है। अब देखो, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हिंदू धर्म में गाय को अघन्य कहा जाता है ना। जब वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो अघन्य नाम आता है, ना मारने योग्य कोई भी चीज़ उसे बोलते हैं अघन्य, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब गाय का बहुत बड़ा महत्व होता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म की दाता है। हम लोग ये हमें बचपन से ही पढ़ते चले जा रहे हैं, और ये हमें बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। अब मान लो जिस देश की राष्ट्रीय जो पशु है वो गाय है, तो उस देश में हिंदू धर्म की अधिकता होगी, नहीं होगी? तो हिंदू धर्म की अधिकता है नेपाल में। देखो, पीपल का महत्व भी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है ना। तो इस यानी नेपाल का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है, पीपल है। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है दोस्तों कि नेपाल की जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या है। तो देखो, यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न है। मैंने जैसे अभी के अपडेट के हिसाब से मैं आपसे बोलूँ तो बागमती जो नदी है वो नेपाल की राष्ट्रीय नदी है वर्तमान में, ठीक है। यानी बागमती नदी यहाँ पर कहीं इस तरह बहती है, जबकि ये कर्णाली जो नदी है, कर्णाली नदी इस तरफ बहती है। तो हमारे एग्जाम में कर्णाली को ही पूछा गया है। नेपाल की कर्णाली नदी भी राष्ट्रीय नदी है और बागमती भी है। ये दोनों ऑप्शन में है, तो किसे लगाना है, बागमती को। अगर मान लीजिए एक है तो सिंगल किसी को भी लगा देना है। पेपर में हमारे में ये वाले है, ये कर्णाली नदी, लेकिन वर्तमान में गूगल पर किसे दिखा रहा है, बागमती, इसे बागमती कर देना है। बागमती जो नदी है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी भी है, 586 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना बागमती है। तो बागमती नदी में यहाँ पे दिखाना ये वाली हो जाएगी, ठीक। दोस्तों, बात किया जाए नेपाल जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी तक जो हम लोग 4-5 देश पढ़े हैं, जैसे मालदीव पढ़ लिया, श्रीलंका पढ़ लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पढ़ लिया, और पढ़ रहे हैं नेपाल को, ये 5 देश पढ़े हमने। इन 5 देशों में से किस देश का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखना है उसका जो किसका हो सकता है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, वॉलीबॉल है। तो मैंने आपसे क्या बोला, पेपर में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से किसी भी देश के, तो खेल के हिसाब से ज़्यादा पूछे गए। तो इसको थोड़ा डाटा को ध्यान रखना है कि वॉलीबॉल और किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, तो ये किसका, श्रीलंका का भी है और नेपाल का भी है। जैसे मैं आपसे बोलूँ सर, ये बताइएगा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, मैदानी हॉकी है। क्या हो जाएगा, मैदानी हॉकी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो वॉलीबॉल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो वॉलीबॉल है। जबकि ये क्या कहते हैं, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो बकरी पकड़ना। क्या हो जाएगा, बकरी पकड़ना हो जाएगा राष्ट्रीय खेल अफगानिस्तान का, ठीक है। तो ये हम रिलेट करेंगे इसके ख्याल से। उसी तरह से बात किया जाए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दुनिया की या नेपाल की सर्वोच्च चोटी जो है वो भी कहाँ पड़ती है, तो दुनिया की या नेपाल की सर्वोच्च चोटी जो है ना, काठमांडू के जस्ट ऊपर ही, थोड़ा सा हल्के से पड़ जाएगी, ध्यान रखना, थोड़ा हट गए थोड़ा सा। इसका नाम माउंट एवरेस्ट है। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8850 मीटर। कितनी है, 8850 मीटर है। अब देखो, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में कहते हैं सागर माथा। सागर माथा। अगर तुमसे बोले क्या बताओ, नेपाली भाषा में से क्या कहते हैं, सागर माथा। जबकि मैं इसी को माउंट एवरेस्ट को यदि बोलूँ मैं, माउंट एवरेस्ट तो अंग्रेजी शब्द है ना। माउंट एवरेस्ट क्या है, अंग्रेजी शब्द। एवरेस्ट एक व्यक्ति है जो सबसे पहले यहाँ पहुँचा था, इसलिए एवरेस्ट नाम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। नामकरण किया गया था एवरेस्ट के नाम से। लेकिन अगर इसे बोले तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। अगर मैं आपसे बोलूँ माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या नाम देते हैं, चोमोलुंगमा। हालांकि नेपाली भाषा में क्या नाम देते हैं इसको, तो नेपाली भाषा में दोस्तों नाम देते हैं सागर माथा। क्या नाम देते हैं, सागर माथा नाम देते हैं, ये कर लेंगे। इसके अलावा यदि बात किया है दोस्तों, इसमें फैक्चुअल टावर क्या है, तो जांगक्वा या जानको या जानपू, ये एक ही शब्दावली है। और ये 3 प्रश्न, तीनों में इसी तरह शब्दावली प्रयोग की गई है, जांगक्वा, जानको और जानपी। यह जो है एक कल्चरल क्या है, एक मतलब सांस्कृतिक प्रथा है नेपाल की। तो पूछेगा जानकू किस देश की सांस्कृतिक प्रथा है, तो जानकू जो है वह नेपाल की एक सांस्कृतिक प्रथा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में बहुत पूछा गया हमारे भारत के पेपरों में, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि दशईं क्या है, दशईं का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो दशईं का त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है,
नेपाल में मनाया जाता है। ये कुछ फैक्चुअल डाटा है जो पेपर में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रही है। जैसे ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, और खेल वाला, ये 3 प्रश्नों को तो आपको भूलना नहीं है, कम से कम ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखो, ये हो जाएगा। तो आई होप हम लोगों ने आज 2 देश पढ़ लिए, एक तो पढ़ा दिया आपको अफगानिस्तान, एक पढ़ा दिया नेपाल को। बाकी अभी सार्क में चूँकि वीडियो 1 घंटे से ऊपर होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम क्या करेंगे, अब जो 2 देश रह गए सार्क वाले, यानी कि तो भूटान रह गया, एक रह गया बांग्लादेश, इसे हम नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे आपको, ये हो जाएगा। अभी आपको ये पूरा स्पष्ट हो गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लगातार निरंतर पढ़ते रहिएगा। स्टैटिक जी के जो प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे बनते हैं। फाउंडेशन बैच में क्या होता है भाई, एक सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन स्टैटिक जी को पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से होती है, प्रबल जो रहती है वो। तो आप अच्छी तरह से देखिएगा, अपने नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस भी मैं साथ साथ कराता चला जाऊँगा आपको। देखते हैं किसका कौन बेहतर रहता है, अपने आप को बहुत बेहतर करते रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।